नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। गर्मी में इंडिया मांगे राइट टू कूल। क्यों हो रही है क्लाइमेट जस्टिस की बात? क्या है पेड हीट लीव? फ्री वाटर एटीएम की क्यों है जरूरत? और दिल्ली सरकार का क्या है हीट एक्शन प्लान? ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अकेले दिल्ली में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तकरीबन 80% वर्कर्स खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती गर्मी में काम करने को मजबूर होते हैं? ग्रीन पीस इंडिया के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसे करीब 75% वर्कर्स हैं जो गर्मी से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसीलिए राइट टू कूल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। गर्मी के खिलाफ वो बुनियादी अधिकार जिनकी मांग क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। गर्मी में क्यों जरूरी है पेड हीट लीव? फ्री वाटर एटीएम कितना जरूरी है? ये तमाम बुनियादी सुविधाएं गर्मी में कामगारों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी दिल्ली सरकार के समर एक्शन प्लान की भी। गर्मी के खिलाफ दिल्ली की क्या है तैयारी, हर पहलू पर विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको जरा पूरे देश में गर्मी का हाल क्या है दिखा देते हैं। तो दिल्ली में इंडिया मांगे राइट टू कूल। देश के तमाम शहरों की अगर हम बात करें, पारा आसमान चढ़ा हुआ है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। ये आलम तब है जबकि अभी फिलहाल गर्मी की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और इसीलिए गर्मी में इंडिया मांग रहा है राइट टू कूल। और अब आपको धार्मिक स्थलों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाएंगे। देवघर की तस्वीर है, जहां पर झुलसाती गर्मी और चिलचिलाती धूप से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल गर्मियों में बाबा के धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे धूप और भीड़भाड़ के बीच परेशानी बढ़ जाती है। स्थिति को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे परिसर में शेड लगाने का निर्णय लिया है, ताकि भक्त यहां पर आसानी से दर्शन कर सके। दूसरी एक तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। 40 तक पारा पहुंच चुका है, आसमान आग बरसा रहा है। ऐसे में लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए खुद कई उपाय कर रहे हैं। लोग कहीं छाता लेकर अपने मुंह को ढके हुए हैं, साथ ही साथ ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों को यही लग रहा है कि अप्रैल में हाल बेहाल है तो मई जून में हाल कैसा होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी तपती गर्मी में कोई खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर है? खासकर वो कामगार जिनके पास गर्मी में शेल्टर, पानी या फिर आराम करने की जगह नहीं है। ऐसे वर्कर्स के लिए भीषण गर्मी क्या किसी आपदा से कम है? अगर दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पर 80% से ज्यादा मजदूर, जिन्हें रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण मजदूर और कूड़ा बीनने वाले लोग शामिल हैं। भीषण गर्मी के दौरान इन्हें न सिर्फ गंभीर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, बल्कि इनकी आय में गिरावट आ जाती है। और इसीलिए जलवायु विशेषज्ञों ने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। और वो उपाय क्या है बता देते हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को मिले गर्मी के खिलाफ रक्षा कवच, मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर्स को मिले गर्मी से बचाव का बुनियादी हक, पेड हीट लीव्स की डिमांड, मजदूरों के लिए फ्री वाटर एटीएम, बस स्टॉप, शेड, जगह जगह पर शेल्टर्स बनने चाहिए, जरूरतमंदों को मिले क्लाइमेट जस्टिस। तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो बढ़ते पारे की वजह से की जा रही हैं, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ।
तो गर्मी में क्या है राइट टू कूल, इसी को लेकर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्यों इसकी बात हो रही है और आखिर पूरे देश में गर्मी का हाल क्या है, ये सब हम आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर्स से। पहले जानिए कि आखिर अलग अलग इलाकों में किस तरह का मौसम का हाल है। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी का असर देखा जा रहा है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश आगे भी कुछ दिन जारी रहेगी। इसके पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश देखी गई। पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, चाहे वो हिमाचल का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड के कुछ इलाके हों, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर की उम्मीद थी कि वो मैदानी इलाकों तक, दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंचेगी, लेकिन उसका खास असर मैदान तक नहीं देखा गया है, जिसके चलते मैदान में अभी भी गर्मी लगातार जारी है। उसका तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा हफ्ता बीत गया है और आसमान से सूरज जैसे आग बरसा रहा है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और ये दूसरी बार है जब प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस गया हो। इससे पहले नर्मदापुरम में जो अधिकतम तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस के पार गया था और अब सीधी में जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर भी सूरज आग बरसा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। यहाँ तापमान पहुँचा है तो चूल्हे और गैस की जरूरत नहीं है। अब सूरज की तपिश में भी तुम अपना खाना पका सकते हो और इस तपिश में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके जरिए आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पे धूप कितनी है और लगातार इस धूप के बढ़ने के कारण लोग जो है परेशान और हैरान हो रहे हैं। चंद्रपुर में धूप लगातार बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री हो गया है, जो कि इस सीजन का सर्वाधिक तापमान माना जा रहा है। इस वक्त हम चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में हैं। यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है, दोपहर का समय है। आमतौर पर यहाँ बाजार में भीड़ रहती है, लेकिन आज इस तेज धूप के कारण ये पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त कुछ यहाँ पर बाजार में आए हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि भैया बताइए, भैया क्या धूप बहुत तेज पड़ रही है, क्या परेशानी हो रही है? जी बरोबर, आज टेम्परेचर 40 पार 45 42 40 के ऊपर हो गया है। इसकी वजह से आज बल्लारपुर शहर की जनता आज बाजार लेने आई नहीं है। पूरा दुकान सन्नाटा है, गिराक के माल वैसे ही पड़े हैं। आज पूरा मार्केट खाली पड़ा है। तो ये है गर्मी से देश का हाल। जलवायु विशेषज्ञों की गर्मी में राइट टू कूल की इस सलाह के पीछे मौसम विभाग की बढ़ती गर्मी की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और मई जून के महीने में उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान रहने का अनुमान जताया है। पूर्वानुमान में आईएमडी ने आशंका जाहिर की है कि इस गर्मी में गर्म थपेड़ों और लू वाले दिनों की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा रह सकती है। खासतौर पर अगर हम 7 राज्यों की बात करें जहां पर अभी से ही पारा 40 के पार है, जिसमें राजस्थान का इलाका है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो भीषण गर्मी वहां पर पड़ रही है। अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 3-4 दिन के बाद, लेकिन उसका प्रभाव भी अभी जो हम मान रहे हैं वो हिमालय पे ही रहने का अनुमान है। तो ओवरऑल आप ये सोचिए कि आने वाले 4 से 5 दिन नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर बढ़े रहेंगे और हीट वेव की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। तो कितना जाएगा टेम्परेचर लगभग? देखिए अभी भी जैसे राजस्थान की बात करें टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाते हैं, तो यही 44-45 तक पहुंचने का अनुमान रह सकते हैं। नहीं, एनसीआर दिल्ली में 40-42 के पास रहेगा। मैं ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश के नॉर्थन पार्ट में वहाँ 43-44 रह सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के साउथर्न पार्ट में, वहाँ भी इतना टेम्परेचर रह सकते हैं। देखिए, राज्य कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हाल तकरीबन हर जगह का एक जैसे स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और इस स्थिति का असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है, लोगों की आमदनी पर भी इसका असर पड़ता है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की भी अगर हम बात माने, खासतौर पर रेहड़ी पटरी वाले, जो निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर हैं, कूड़ा बीनने वाले, ऐसे तमाम असंगठित क्षेत्रों के लोग हैं जिनके काम पर असर पड़ता है, आय पर असर पड़ता है। ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 61% स्ट्रीट वेंडर्स को 45% का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था मौसम की वजह से, जिसका बड़ा कारण गर्मी और गर्मी से माकूल बचाव न होना। और इसी को लेकर दिल्ली के पालिका बाजार के स्ट्रीट वेंडर से हमारे सहयोगी मनीषा लड्डा ने भी बात की है, वो भी दिखाते हैं आपको।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं उनके ऊपर किस तरीके से असर आ रहा है। गर्मी में सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाया बल्कि इनके रोजगार पर भी कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए। उस तरीके की भीड़ लोगों की नजर आ रही है आपके पास? नहीं सर, भीड़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। किस तरीके से काम पर जो है वो असर पड़ा गर्मी है? के मारे कोई बाहर निकल के आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। जबकि चश्मा तो एक ऐसी चीज है कि पहनना बहुत जरूरी है खुद को धूप से बचाने के लिए। हाँ, फिर भी लेकिन दुकानों में भीड़ नहीं है, आ ही नहीं रहा कोई बाहर निकल के। इतनी गर्मी हो गई, कोई आता नहीं बाहर निकल। कितना असर पड़ा है काम पे? नहीं पर समझ लो कम से कम 70% असर है, जो आदमी आ ही नहीं रहा। 70% तक का असर पड़ा है। हाँ। और मैं जो पूरा आपको ये मार्केट दिखा रही हूँ, पालिका बाजार है और यहाँ पर इस वक्त तक जो है काफी ज्यादा भीड़ जो है वो लोगों की नजर आती है। फिर चाहे दुकानदारों की भीड़ बोले हम या फिर जो यहाँ पे सामान लेने आ रहे हैं उनकी भीड़ हो, लेकिन हर तरीके से जो सन्नाटा है वो आपको नजर आएगा कि बिक्री पर जो है वो असर पड़ा है। गर्मी को देखते हुए किस तरीके से जितने भी लोकल जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी कमाई पर काफी ज्यादा मात्रा में जो असर पड़ रहा है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉल की नहीं, पूरे बाजार की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के हर एक बाजार में इसी तरीके की जो सन्नाटा है गर्मी को देखते हुए वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन इमानुल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, अभी तक दो बातों का जिक्र हमने किया, राइट टू कूल और क्लाइमेट जस्टिस, और इन दोनों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली वालों को लू से बचाने के लिए हीट एक्शन प्लान पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें भीषण गर्मी से बचाव के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। वो भी आपको बता देते हैं। 1000 सड़कों, सरकारी इमारतों और ग्रामीण बेल्ट्स में लगेंगे वाटर कूलर्स। इसके अलावा सरकार, CSR, NGO मिलकर काम करेंगे। जगह जगह पर कूलिंग शेल्टर्स बनाए जाने पर भी चर्चा हो रही है। फुटपाथ, बस स्टॉप, ISBT पर भी शेड्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी बिल्डिंग्स में भी कूल रूफ का काम होगा और बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स अलग से बनाए जाएंगे। झुग्गी बस्ती में ठंडी छांव बनाई जाएगी। केंद्र से मिले 1800 आपदा मित्र लगाए जाएंगे और बस अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जनरल वाटर डिस्पेंसर्स भी लगाने की योजना है। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समर हीट एक्शन प्लान को लेकर चर्चा की है। सबसे पहले ये बताइए कि ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो हमें मिल पाए हैं, लेकिन इस पर इंप्लीमेंटेशन कब और कितनी जल्दी शुरू होगा? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो हीट वेव एक्शन प्लान जो बनाया गया है उस पर बहुत तेजी के साथ जो है वो सरकार काम करेगी, क्योंकि तापमान अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे कई आसपास के कई जगहों पर अगर देखा जाए तो बड़ी तेजी के साथ तापमान जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली में भी खासतौर पर अगर बात की जाए तो 40 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान पहुंचा है और ऐसे में हीट वेव की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से हीट वेव एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया। इसमें खास बात यह है कि पैदल चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अपने ऑफिस में काम करने वाला हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सबको ध्यान में रखा गया है। झुग्गी बस्ती में ध्यान रखा गया है, सड़कों पर, बस स्टैंड्स पर, सिग्नल्स पर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है ताकि लोग जो है वो हीट वेव से ज़्यादा शिकार ना हो। अगर हीट वेव का शिकार होते हैं तो अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, अस्पतालों में किस तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो किए जाने, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। मैं आपको बता दूं 3000 वाटर कूलर पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कूलिंग शेल्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके लिए बाकायदा एक शेल्टर जो है वो बनाया जाएगा ताकि अगर वो निकले तो उसको धूप कम से कम लगे, हीट वेव का शिकार कम हो। बस स्टैंड पर शेल्टर्स जो है वो लगाए जाएंगे। वाटर कूलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वाटर स्प्रिंकलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली की कई सड़कों पर, सिग्नल्स पर वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो की जाएगी ताकि माहौल जो है वो काफी कूल सा जो है वो लगे, हल्की हल्की फुहार जो है लोगों को मिलती रहे, हीट वेव से कम बचें। इसके अलावा बस स्टैंड्स हो, चाहे वो अलग अलग हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, वहाँ पर पानी के लिए भी खास इंतजाम जो है वो किए गए ताकि लोगों को अगर पानी पीना है तो लिक्विड की कहीं पर भी किसी तरीके से कमी ना हो। अस्पतालों में खास तौर पर एक वार्ड जो है वो बनाया जा रहा है ताकि जो मरीज भी अगर जाए तो उनको हर प्रकार की सुविधा जो है वो मिल सके और जल्द से जल्द उनका इलाज जो है वो हो सके। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया। और ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की तरफ से भी हुई हैं, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर हैं सफर से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदय अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं। और हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, क्योंकि असर सीधे तौर पर हमारी आमदनी और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता है। डॉक्टर गुरफान, आपसे शुरुआत करते हुए, जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, अभी तक केवल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, लेकिन अब सवाल यहां पर है कि किस तरीके से लोगों को इस गर्मी से बचाया जाए।
देखिए, ये इसके अंदर बड़ी पेचीदा स्थिति है। हाँ। क्योंकि जब तक हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें तो ये हो जाता है ये फंडामेंटल राइट। राइट जब टू हम कूल की बात हो ही रही है। हाँ, तो वो तो उसमें तो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एपेक्स स्पोर्ट्स वगैरह उसका इंटरवेयर हो जाता है और बहुत सारी चीजें रिलीफ मिल जाती हैं। लेकिन ये जो वायु का जो वेदर का जो सिस्टम है, ये अपनी जो है नेचुरल आपदा में आता है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। और हम ही अगर जब जो भी आप बात कर रही हैं क्लाइमेट चेंज करिए या कुछ भी करिए, ग्रीन हाउस गैसेस से इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ये भी एक फंडामेंटल राइट में आना चाहिए। और उसकी वजह से जो सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, चाहे वेदर हो, क्लाइमेट चेंज हो, एयर क्वालिटी हो। और जब तक एक कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा, जब तक कि इसके अंदर वो नहीं होगा, और जैसे जैसे हम समय के साथ में बढ़ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के दिनों के अंदर आ रहे हैं, वैसे वैसे ये समस्याएं जो एक्सट्रीम इवेंट्स के हैं बढ़ती जाएंगी और ये बहुत इरेगुलर होती है। इस बार तो ये हो गया, कम से कम मौसम विभाग और सब लोगों ने इसका पूर्वानुमान भी कर लिया था कि गर्मी जल्दी आएगी, तेजी के साथ आएगी और बहुत शिद्दत के साथ पड़ेगी। और वही हो रहा है सारा का सारा काम। अब इसके अंदर सवाल ये है कि हमारा जो हीट एक्शन प्लान है भारतवर्ष में बहुत कम जगहों पे बना है, क्योंकि ये नेचुरल आपदा में आता है। ठीक है। मैंने जिस हिसाब से देखा गया, अहमदाबाद के अंदर एक बहुत अच्छी ढंग से हीट एक्शन प्लान था। उसके अंदर यही नहीं जो आप बोल रही हैं, उसके अलावा एक्शन ग्राउंड में क्या किया जाए। एक उसके अंदर होता है कि रूफ वाइट एक्शन प्लान। उसके अंदर ये है कि सारी के सारी जितनी भी रूफ है उनको व्हाइट पेंट से कर दिया जाए तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है। तो ये क्या है कि हर लोग मिलके, वैज्ञानिक ही नहीं बिल्कुल, बल्कि जो सिविल सब लोग मिलके इस टाइप की चीजें करें हैं, जिससे कि नेचुरली इसके अंदर बहुत तेजी के साथ में बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास, इसी पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी हीट एक्शन प्लान को लेकर बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद कुछ पॉइंटर्स भी दिए। इस पर हम आगे डिटेल्स में जाएंगे। सुभाष जी, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट, अक्सर हमारी और आपकी चर्चा इसी बात को लेकर होती है कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, हमारी क्या गलतियां, हमने क्या गलत किया, हम कैसे उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी बात डॉक्टर गुरफान ने कही कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट अब इस मांग को दोहरा रहे हैं, कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं राइट टू कूल, वो इसकी मांग कर रहे हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए? वास्तव में राइट टू कूल हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया है कि पर्यावरण का अधिकार हमारी जिंदगी के अधिकार में, हमारे राइट टू लिव में, राइट टू लाइफ में शामिल है और इसको हम किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण का सवाल हो, जल प्रदूषण का सवाल हो या ज़्यादा गर्मी का सवाल हो। अब हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे दिल्ली हो या एनसीआर हो या अन्य क्षेत्र हो, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। यहाँ तक कि जंगलों में भी कटाई हो जा रही है। हम लोग हाईवे बनाने के नाम पर और बस्तियाँ बनाने के नाम पर, विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों को काटते गए हैं। अरावली क्षेत्र का विनाश बुरी तरह से हुआ है। तो हमारा दिल्ली, हरियाणा, ये सब राजस्थान, गुजरात सब इलाका है अरावली क्षेत्र का, वहाँ पर माइनिंग बहुत तेज़ी से हुई है और वहाँ के जो वृक्ष थे और घास फूस और प्राकृतिक जो उगी हुई चीज़ें थी सब नष्ट हो गई। तो जाहिर है उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोगों का जो दैनिक जीवन है उसमें भी हम लोग ऐसा आप इसको आपदा मानते हैं? बिल्कुल। आप मानते हैं कि एक पैंडेमिक वाली स्थिति आ गई है? हाँ, लगभग यही है, क्योंकि हीट वेव के चलते बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ। हीट वेव के चलते डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है और लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किडनी पर भी इसका असर पड़ रहा है। नहीं, वो तो ओवरऑल हमारी हेल्थ पर असर होगा और हेल्थ छोड़िए, हमारी इकोनॉमी पर इसका कितना असर हो रहा है, दोनों खास मेहमानों से हम पूछेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जब चर्चा क्लाइमेट जस्टिस की होती है तो वो जस्टिस हमें देगा कौन? देखिए, ये तो अल्टीमेटली सरकार को देना ही होगा और बहुत कुछ हमको अपनी ओर से भी करना पड़ेगा। हर नागरिक को, हर समुदाय को, हर क्षेत्र के लोगों को करना पड़ेगा कि
वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जो जल के स्रोत हैं उनकी सुरक्षा संरक्षण करें, बरसात के जल को हम लोग बचाएं, संरक्षित करें, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं। हम लोग पक्का जो मकान बन रहा है, जिसे हम कंक्रीट का जंगल कह रहे हैं जी, जितने बड़े बड़े हमारे शहर हैं, महानगर हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, सब में आप देखिए कंक्रीट के जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ एसी लगातार। अच्छा, अब एसी से सबसे ज्यादा तो हाँ इमिशन जो होता है, इसी की परिभाषा को आगे मैं आपसे विस्तार से समझूंगी, लेकिन एक बार डॉक्टर सुमित अग्रवाल को इंक्लूड कर लेते हैं, यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले दिल्ली 40 डिग्री, नोएडा 40, लखनऊ 41, प्रयागराज 42, वाराणसी 41, फरीदाबाद 40, चंद्रपुर 44, अकोला 42, नागपुर 42 और राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके जहां 45 के पार ये हाल है। अप्रैल के महीने में डॉक्टर सुमित अग्रवाल क्या हाल होगा मई और जून में, ऐसे में जबकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हो चुकी है कि कहां तो एक 9 तपे हुआ करते थे केवल 9 दिन के, इस बार आप मान के चलिए कि और ज्यादा बढ़ सकता है। कहां जाएगा इंसान? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो जिस तरह से ये हीट वेव आ रही है, एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ है, इसने हमारी हेल्थ पे, मतलब अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत बुरा असर डालने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को अभी तक मतलब नेचुरली अब ठंड से निकल रहे हैं, ठंड की आदत थी और अब एकदम हीट वेव आ गई है, एकदम टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हमारी बॉडी को एकदम चेंज ऑफ टेम्परेचर की आदत नहीं होती है, तो इसके लिए अगर हम अपने आप को लेके, अपने हेल्थ को लेके सावधान नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली ये हीट वेव जो है कहीं ना कहीं बॉडी पे, शरीर के किस किस हिस्से में सबसे ज्यादा असर होता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो हीट वेव आती है तो डायरेक्ट हमारी मसल्स पे इफेक्ट डालती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, उसका असर किडनी पे होता है, सम टाइम ब्रेन पे भी असर हो जाता है, इवन आपके अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो लंग्स और हार्ट तक पे भी असर डाल देता है। लेकिन जो मेजर असर आता है डिहाइड्रेशन का, वो मसल्स पे और किडनीज पे आता है। हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो बॉडी चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए खुद को जो एडजस्ट करती है वो नहीं कर पाती है जब सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी होना, टेम्परेचर एकदम बहुत हाई हो जाना, जिसकी वजह से मसल्स टूटना, मसल के एंजाइम किडनी में जाके फंस जाते हैं, किडनी इंजरी होनी शुरू हो जाती है, फिर वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन से तीसरा ऑर्गन, लीवर पे असर आना, किडनी पे असर आना, हार्ट पे, ब्रेन पे, मसल्स पे, सब पे हो जाता है। ठीक है, यानी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट करेगी। और इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही। क्लाइमेट जस्टिस होगा तो हमारी राइट टू कूल की डिमांड जो है वो पूरी होगी। अब इसके बाद असर केवल हमारी सेहत पर, हमारे पर्यावरण पर नहीं हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अमन अग्रवाल जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए जी, ऐसा है, जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, कोई भी अगर डिस्टॉर्शन आता है, चाहे वो कोल्ड वेव हो, फायर हो या हीट वेव हो, इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट की मेजर डिस्ट्रक्शन जैसे सुनामी हो या जैसे फायर लगती है अमेरिका के अंदर, पेड़ों में, जंगलों में फायर लग जाती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस छोटे पीरियड के लिए होता है, बट लॉन्ग टर्म में उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है अगर इकोनॉमिक एंगल देखा जाए तो। अगर हम इंडोनेशिया को देखें, इंडोनेशिया जब सुनामी आई 2003-4 में, उससे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर सुनामी आने के बाद सब चीजों, चाहे ब्रिजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, सबकी रिक्वायरमेंट एकदम से आ गई और उनको बनाना पड़ा। इसी तरीके से जब हीट वेव होते हैं तो सरकार भी, जैसे अभी आप कह रहे हैं, वो खर्चा कर रही है, चीजें बना रही है, तो खर्चा करेगी तभी बनेगी ना, चाहे वो वाटर कूलर्स हो, चाहे वो शेड्स हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए राहत देने के लिए हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस करने के लिए हो, मेडिकल एक्सपेंसेस करने के लिए हो। लोग अगर तबियत खराब होगी, चाहे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस के ऊपर, चाहे स्टेट के प्रोवाइडेड जो आयुष्मान भारत है उसके थ्रू वो उस फैसिलिटी को ले, पर वो खर्चा बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा इससे बढ़ती है। और जहां तक फंडामेंटल राइट की बात है, मेरे विचार में ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। फंडामेंटल राइट टू एग्जिस्ट जो है क्लाइमेट का है, एनवायरनमेंट का है, जो सरकार को देना जरूरी होता है। पर जो एक आम आदमी एक्टिविटी कर रहा है, जंगल काट काट के कंक्रीट बना रहा है, उसके बाद एयर कंडीशनर्स यूज कर करके, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, सब जगह एयर कंडीशनर यूज कर करके जो मिनिमम हीट का तापमान है धरती के ऊपर वो बढ़ा रहा है। एक तो ह्यूमन एक्टिविटी करे, वहां पे फिर वो कहे कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। मेरे विचार में ये कोई लीगल इशू नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। यही तो बात सर हम कर रहे हैं
कि हम खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए। और ये आज की बात नहीं हो रही, लगातार कम से कम जब से गुड न्यूज टुडे शुरू हुआ है, हर साल हम इसको लेकर बहुत लंबी चर्चाएं करते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार। आप सोचिए, डॉक्टर गुरफान तो बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ होंगे, और सुभाष जी आप भी, पिछले साल एसी लगने शुरू हुए थे अप्रैल एंड में, इस बार कब शुरुआत हो गई है? मार्च एंड से शुरुआत हो गई है। तो असर कहां सीधे तौर पर आएगा? हमारे पर्यावरण पर। डॉक्टर गुरफान, हम आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मीटिंग की जिसमें समर एक्शन प्लान के बारे में चर्चा की है, और कुछ एक पॉइंटर्स उन्होंने सुझाए हैं कि सड़कों, सरकारी इमारतों और ग्रामीण बेल्ट्स में वाटर कूलर लगाए जाएंगे, और इसके अलावा एनजीओज मिलकर काम करेंगे, जगह जगह कूलिंग सेंटर्स बनेंगे, फुटपाथ, बस स्टॉप पर भी शेड्स बनाए जाएंगे। तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं। इसके साथ ही साथ और भी कई चीजें हैं जो लगातार हम बता रहे हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे कि हम जब समर एक्शन प्लान की बात करते हैं बहुत कम इसको लेकर चर्चा होती है। सर, दो सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये कि समर एक्शन प्लान कब से इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि समय से वो इंप्लीमेंट हो सके, और दूसरी बात, क्या समर एक्शन प्लान से हमें क्लाइमेट एक्शन प्लान पर बात नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति ही पैदा ना हो? देखिए, अभी थोड़ा समर एक्शन प्लान के बारे में लोग बोलने लगे हैं कि आफ्टर ऑल क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज जो होने वाला है डाउन द लाइन इन 1 और 2 डिकेड के अंदर वही हालात पैदा होने वाले हैं जो अभी हैं, क्योंकि उसमें भी तो कूलिंग टेम्परेचर हो रहा है, तो ओवरऑल वार्मिंग टेम्परेचर हो रहा है, तो ओवरऑल वार्मिंग ही टेम्परेचर होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी, लेकिन ये सारे जो हैं ये सब एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन अगर हमने वो मेजर शुरू किए जिससे कि इसकी जड़ से कमी हो जाए, तो हम क्यों ना करें वो चीजें, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दिल्ली का जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वहां पे एक हीट आइलैंड इफेक्ट करके एक शब्द होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर की नॉर्मल टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। उस हालत में वहां के जो लोग हैं वो, उनके अंदर एकदम से हीट वेव का बहुत बड़ा असर पड़ता है और वो हॉस्पिटल विजिट में शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? रीजन ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे की ग्रीनरी काफी कुछ बहुत ज्यादा है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी, जहां पे ग्रीनरी एकदम से खत्म हो गई किसी वजह से। ये जो डिफरेंस होता है ग्रीन और उसके बाद में एकदम बैरन लैंड और इमारतें, वो एरिया जो खाली होता है जहां ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई, वो हीट आइलैंड बन जाते हैं इन दिनों के अंदर। और वही एरिया है जहां पे कि कंस्ट्रक्शन मजदूर लोग काम करते हैं, वही एरिया है जहां पर कि सब तरकीब से जो लेबर का वर्क होता है वो होता है, और वही सबसे ज्यादा उसमें अफेक्टेड होते हैं। तो ये वाली चीज है। अब दिल्ली का जो दूसरी बड़ी जैसे वायु प्रदूषण की जैसे आपदा है कि वायु प्रदूषण में लैंडलॉक सिटी है, तो कभी भी नेचर ने उसका साथ नहीं दिया है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी जगह पे बनी हुई है। उसी तरकीब से जो बहुत सारी जगह टेम्परेचर जो है ज्यादा हो सकता है या क्लाइमेट चेंज का असर ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड स्टेशन जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर दोनों तरफ से जो है समझिए गॉड गिफ्ट टाइप का है, एक तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी है, तो वहां पे इमीडिएटली चीजें जो है उस हिसाब से कूल रहती हैं। लेकिन सर, वहां के हालात भी देख लीजिए। एक जमाना था वहां लोगों को पंखे की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में बैंगलोर में लोग एसी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी रिलेटिवली दिल्ली के, अदरवाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्सर्जन के स्रोत हैं वो उतने ही ज्यादा हैं ट्रांसपोर्ट लेवल जितना दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली जैसी स्थिति अभी नहीं है वहां पे। इनफैक्ट ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है बेंगलोर के अंदर एज कंपेयर टू दिल्ली। हम यहाँ ना सर, हम चर्चा बिल्कुल, हम दिल्ली, ठीक है, हम स्पेसिफिक दिल्ली की बात तो करें, लेकिन हम साथ ही साथ उन तमाम 7-8 राज्यों की भी बात करें जहां पर पारा एकदम बढ़ता जा रहा है। कारण वहां पर क्या है, कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर जो पूरे कंक्रीट का जंगल बन चुके हैं, और कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर फिर भी ग्रीन बेल्ट है, लेकिन असर वहां पर भी हो रहा है। अब एक बार लौटती हूँ आपके पास, सुभाष जी, जब हम बात एक्शन प्लान की करते हैं तो क्या सिर्फ इसी समय एक्शन प्लान की जरूरत होती है? इससे पहले हमें किसी एक्शन प्लान की जरूरत नहीं? क्यों नहीं इस बारे में सोचा जाता कि हम ग्रीन बेल्ट को ज्यादा बढ़ाएं, कंक्रीट को थोड़ा कम किया जाए? वहां प्लानिंग की जरूरत नहीं है क्या? वास्तव में प्लानिंग हमेशा एडवांस होती है, यानी कम से कम 2 महीने पहले से काम शुरू होना चाहिए, और कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो। ऐसा नहीं कि हर साल हर महीने गर्मी जब शुरू हो तभी शुरू करें, उसको पहले से ही हम लोगों को करना चाहिए। और ग्रीन बेल्ट तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ कि इंक्रोच्ड हो गए हैं, उसका अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसको रिस्टोर भी करने की आवश्यकता है। और एडवांस प्लानिंग कर करके हम लोगों को एक जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए
जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि छतों पर जो सफ़ेद पेंट करने की बात है, तो इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी लाना है, बिल्डिंग के निर्माण क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है। अभी हम पहले जो पारंपरिक घर हुआ करते थे कच्ची मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन अब जो ईंट पत्थर और टाइल्स के हो रहे हैं उसकी वजह से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो वो भी एक जरूरी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी सरकार हो। के एक्शन प्लान में ये भी है ना, देखिए मैं पढ़ रही थी कि सरकारी इमारतों के में जो कूल रूफ है वो बनाए जाएंगे। डॉक्टर गुफरान इसी बात का जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, नहीं सरकारी तो ठीक ही है, प्राइवेट में भी बनाना चाहिए, इतनी ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया जाए और वो सस्ता किया जाए, ठीक है, कि लोग उसको अफोर्ड कर सके। डॉक्टर गुफरान ये भी बताइए कि जब मेट्रो सिटीज में कंक्रीट के जंगल तैयार किए जाते हैं, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां आपको एसी लगे मिलेंगे और आसपास बहुत ज्यादा गर्मी होगी। वहां पर जिस वक्त ये प्लानिंग होती है, क्या एनवायरमेंटलिस्ट से इस बात को लेकर चर्चा होती है? क्या एनवायरमेंटलिस्ट अपना सुझाव यहाँ पर देते हैं कि कितना एरिया ग्रीन बेल्ट रखना चाहिए, तो कितनी जरूरत है इस ग्रीन एरिया की? ये हमारे देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य वहाँ यही है कि अपने अपने क्षेत्रों में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर देखिए, एयर क्वालिटी सेक्टर देखिए, क्लाइमेट चेंज सेक्टर देखिए, वेदर, लेकिन जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना चाहिए और इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ में मिलके और सबका साथ करके सबका राय लेते हुए साइंटिफिकली वो करा जाए, वो शायद मिसिंग है। और वही रीजन होता है कि हम जो है हमेशा उतना नहीं कर पाते जितना कि हमको करना चाहिए। और जो आपने सवाल जो पूछा उसका यही है कारण, यही वजह है कि मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन साइंटिफिकली होता नहीं है, बिल्कुल। अब एक बार डॉक्टर सुमित आपके पास आते हुए, जो दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान है सर, उसमें एक और चीज है कि बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, बेड्स और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। जी देखिए, अमूमन कितने केसेस आते हैं? देखिए, जब हीट वेव आती है, जब हीट वेव, तो उस टाइम हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि लू लगना, तो लू लगने में पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि सारी बीमारियां पीछे छूट गई, सिर्फ लू के ही पेशेंट आ रहे हैं। इवन देखिए, अभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, जब मैं अपनी एमडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर रहा था आज से कुछ साल पहले, मैं तब भी बता रहा हूँ, तब भी जब लू आती थी तो हमारे वार्ड के वार्ड भर जाते थे लू के पेशेंट से। ठीक है ना, हम अपनी भाषा में उनकी ग्रेडिंग करते हैं कि हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है या कोमा में चले गए हैं, लेकिन वो एक देसी भाषा में लू लगना, तब भी वार्ड के वार्ड भर जाते थे। ये मैं आज से 15 साल या 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आज तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है सब में वार्ड जो है वो कर रहे हैं कि भी इसके लिए कि भी जो लू के पेशेंट आएंगे उन्हीं के लिए ही उनको बचा के रखा जाएगा, कि इन पेशेंट्स के लिए, ताकि जब उनको जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि वार्ड की कमी हो या बेड्स की कमी हो। तो वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाकी जो हमारे, जैसे मैं इस वक्त मैं प्राइवेट हॉस्पिटल हूँ, तो हमारे हॉस्पिटल में तो मतलब जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनमें तो ऑलरेडी ना बेड्स की कमी है, ना फैसिलिटीज की कमी है। किसी भी तरह का पेशेंट आता है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया जाता है। पर जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि भाई ये सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि अब स्टार्ट हो रही है तो जिसको जरूरत पड़े उसको टाइम से। ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट्स आते हैं एक दिन में? मैम, एक दिन में जब फुल हीट स्ट्रोक हो जाता है तब तो मान के चलिए कि कई बार तो हमारे पास 10-10, 15-15, 20-20 पेशेंट भी आ जाते हैं। ठीक है। और चूंकि मैं प्राइवेट में हूँ तो गवर्नमेंट में तो मानिए कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी। मेरे पास अगर 15-20 आ रहे हैं तो गवर्नमेंट में हो सकता है वो 100-150 तक भी पहुंच जाते होंगे। चलिए, कुछ उपाय आपसे आगे जानेंगे कि हीट स्ट्रोक आपको लू ना लगे। लेकिन अमर अग्रवाल जी, एक और आंकड़ा यहाँ पर पढ़ देती हूँ। पिछले साल का हालांकि आंकड़ा है, 61% स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई में 40% की गिरावट आई थी पिछले साल। क्यों? क्योंकि उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती जहां वो काम करने के लिए जाते हैं। इस बार ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए जी, ये आंकड़े आपका सैंपल साइज कहाँ का है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट है सर, ये ग्रीन पीस इंडिया का हमारा सोर्स है। मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो मैं उसके बारे में अभी आपके चर्चा नहीं कर सकता हूँ। उनका भी सैंपल साइज ये नहीं है कि पूरे दुनिया को या पूरे हिंदुस्तान को करेंगे। पर जब अगर हीट वेव बढ़ेगी तो पानी की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जो लोकल पानी पहले जब मैं छोटा बच्चा था 1 रुपए का मिलता था, आज के करीब 10 रुपए पे मिलता है वो पानी, 5 रुपए पे मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट, वो डबल ट्रिपल रेट पे मिलता है। बॉटल वाटर होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कहना कि जो सामान रेडी पे मिल रहा है वो कम
बिकेगा या ज्यादा बिकेगा, मेरे विचार में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सब चीजों की, चाहे वो एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन की हो चाहे अदर चीजों की, सिर्फ जो एक लेबर, जहां पे लेबर इंटेंसिव एक आदमी जो काम कर रहा है उसके ऊपर है, उसके ऊपर भार पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बीमारी का भी भार पड़ता है अगर वो बीमार पड़ जाता है, और उसकी जो क्षमता होती है प्रोडक्टिविटी देने की वो भी कम हो जाती है। वो एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी जहां पे एक लेबर धूप में खड़े होकर काम कर रहा है, उस एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटीज में बढ़ोतरी आएगी, और इस वजह से ओवरऑल अगर इकोनॉमी देखें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। वो किसी भी इंडस्ट्री को आप लेके चलें, सभी इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इकोनॉमिक एंगल के पर्सपेक्टिव से। यानी आपका ये कहना है, एंगल से नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि हीट वेव में, ज्यादा गर्मी में केवल लेबर एक्टिविटीज में थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बाकी सेक्टर्स में इसका असर नहीं होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जैसे अगर हम कोल्ड स्टोरेजेस की बात करें, वहां पे भी जो आपका सामान रखा जाता है, कृषि का सामान रखा जाता है, उनका क्या होता है, वो इमीडिएटली दाम, क्योंकि वो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी तो उतनी ही है, कोल्डेज भी कर रहे हैं, पर क्योंकि वो सामान सस्टेन नहीं कर पाता है, हाँ। तो उसके रेट जो है दाम बढ़ने लग जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जो भी आदमी उसको स्टोर कर रहा है वो उस नुकसान को नहीं उठाएगा। अगर उसका सामान स्टोर नहीं हो पा रहा है तो उसको वो निकालेगा और उसको फिर ज्यादा दाम पे निकालेगा। अगर उसने बहुत ज्यादा स्टोर कर रखा है, एक्सेसिव कैपेसिटी में स्टोर कर रखा है और उसको निकालना जरूरी है, तो वो कम दाम पे भी निकाल सकता है, मार्केट में डंपिंग भी कर सकता है, पर उससे उसका जो उसने जो खरीदार की हुई है, जो उसने स्टोरेज कर रखी है, उसके अंदर उसकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आएगी। टूरिज्म में हमें देखने को मिला है कुछ फर्क आता है, पर उसमें टूरिज्म शिफ्ट हो जाता है। जैसे कोई अगर टूरिज्म जो क्षेत्र ज्यादा हीट से प्रभावित है उनसे मूव करके दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, तो जहां ठंडक ज्यादा है तो लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर ही हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, वो सारी चीजें बढ़ती हैं, कम कोई नहीं होती है। अगर हम ऑनलाइन एक्टिविटी देखें, जैसे आजकल लोगों का चलन है हर एक चीज अपने ऑनलाइन डिफरेंट ऐप से खरीदते हैं, तो वो एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज वो कहेगा कि मैं मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदूंगा, सब्जी नहीं खरीदूंगा, और चीजें नहीं खरीदूंगा, तो मैं ये जो एप्स के द्वारा है वो सामान खरीदने को तैयार होऊंगा, तो उसकी भी एक्टिविटी, सेल्स बढ़ जाएंगे। तो कोई एक्टिविटी एक्सेप्ट, जैसे मैंने कहा, जहां पे लेबर इंटेंसिव, जहां लेबर डायरेक्टली हीट से इंपैक्ट हो रही है, उस एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है जब भी ऐसा कोई टर्बुलेंस, चाहे वो हीट की वजह से हो चाहे वो वाटर की वजह से हो, आता है। ठीक है, एक बार डॉक्टर गुफरान आपका एक रिएक्शन इस पे चाहूंगी। आर्थिक स्थिति पर असर कितना होता है? ये तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यामन जी ने, कि जो चीजें हैं, जैसे पानी ज्यादा ठंडा है तो वो जो मजदूर बेचता है पानी वो ज्यादा बिकेगा उसका, तो ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन आप उस तरकीब से इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखिए कि वो जो बंदा जो हीट वेव की वजह से बीमार हो रहा है, वहां जाना है, हेल्थ सेक्टर पे कितना असर पड़ रहा है। हाँ। तो यहाँ तो एक इकोनॉमी देखिए आप, लेकिन वो जो बीमार होता है, अगर उसको आउटडोर विजिट इन जनरल, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी 5 हो रहे हैं तो 5 के 50 हो जाएंगे, तो हेल्थ सेक्टर में उसको हेल्थ के कितना पैसा जाएगा। तो इसी तरकीब से जो भी अगर इनडायरेक्टली जो हेल्थ सेक्टर का है वही सब चीजों में इम्पैक्ट हो रहा है। अदरवाइज तो क्या है कि अगर आपने पहले जमाने में जब बारिश, जब ये बिजली इतनी नहीं होती तो दिल्ली के अंदर, तो वो चलते थे बहुत बड़े डीजी सेट्स, बहुत ज्यादा बिक्री होती थी, इकोनॉमी बढ़ती थी। लेकिन उस डीजी सेट के जो डीजल जलते थे उनसे सब लोगों के लंग्स के अंदर क्या फर्क पड़ता था, और क्या उतने कितना हेल्थ सेक्टर में उनकी बीमारी। तो इन जनरल जो हमारा हेल्थ, हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है वो सबसे बढ़ के है, और उसके थ्रू जो हम लोगों को इनडायरेक्टली, जिसका कि अनुमान लगाना चाहिए, इन सब चीजों में जो दिखता नहीं है, वो सबसे बड़ा लॉस है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना सर, एक और पॉइंट पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। पेड हीट लीव्स की भी मांग हो रही है लगातार कि अगर कोई हीट स्ट्रोक से परेशान होता है तो उसको पेड हीट लीव मिलनी चाहिए। ये भी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो हैं इसकी मांग भी कर रहे हैं। वो तो सबसे, उससे पहले ये चीज आना चाहिए कि वो वातावरण जो वहां जहां रह रहा है वो इसके अनुकूल हो कि वहां पे वो काम कर सके। अगर आप 44 डिग्री के अंदर किसी के अंदर काम करवाएंगे तो वही एक सबसे बहुत बड़ी उसके ऊपर वो है। ये ऐसा एक्शन प्लान में ये चीज आना चाहिए, जैसे कि एयर क्वालिटी 300 से ऊपर चले गई, बेयर को हो गई, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो, वो बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से एक्शन प्लान जब आएगा कि 40 से ऊपर चला गया या 42 के ऊपर हो गया तो आउटसाइड काम नहीं होगा,
44 से ऊपर चला गया तो इनसाइड के अंदर भी काम नहीं होगा, उसका हुआ तो वहां शेडिंग होना चाहिए, टेम्परेचर इतना मेंटेन होना चाहिए। अगर इस तरकीब की सिचुएशन हुई तो आगे एक्शन प्लान बनेगा। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। वो ये पैसा का कंपनसेशन तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले वो बेचारा बीमार तो पड़ गया। हाँ। ठीक है। सुभाष जी क्या देखते हैं, हालांकि जो सिचुएशन आज है लगातार, हम पहले तो ये कहा जाता था कि सीजन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बार तो गर्मियां और ज्यादा लंबी होती जा रही हैं। नहीं, जलवायु परिवर्तन का एक ये भी असर होता है कि गर्मी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। हाँ। और उधर जाड़े का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तीसरा इधर बरसात का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और दूसरी, लेकिन इस बार यहाँ जाड़े का ड्यूरेशन तो और कम हो गया। दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में बिल्कुल खत्म हो गया। विंटर्स में रेन हुआ करती थी, वो भी इस बार नहीं हुई है। हाँ, इस बार तो सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाड़े का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और एकदम कोल्ड काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। मैंने देखा है, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो। अब फ्लड आ गया, क्लाउड बस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों में काफ़ी बदलाव आता है, बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी वजह से आदमी परेशान होता है। जहाँ तक भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, तो ठीक है, कोई पानी बेचेगा, बर्फ बेचेगा, उससे तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अंततः वेलबींग, स्वास्थ्य हमारा ये महत्वपूर्ण होता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान होते हैं वो हीट वेव के कारण होते हैं परेशान। अब कुछ लोगों को काम मिल जाए, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ दिनों के लिए, तो महत्वपूर्ण नहीं है। नुकसान ज्यादा है। तो इसलिए इस चीज को ओवरऑल देखने की जरूरत है। हाँ। और इसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से ऐसा काम करना चाहिए जो पर्यावरण हितैषी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो। हाँ। और वृक्षारोपण हो, जल उसके स्रोत बढ़ाए जाएं, छायादार शेड वगैरह रखे जाएं, किए जाएं। ठीक है। तो मौसम विभाग का कहना है कि सामान्य से ज्यादा, पहली बात तो इस बार तापमान रह सकता है। दूसरी बात, गर्म थपेड़ों और लू वाले दिनों की संख्या ज्यादा होगी। 7 राज्य ऐसे होंगे जहां पर भीषण गर्मी पड़ेगी। डॉक्टर सुमित, बता दीजिए अब क्या करना है गर्मी से बचने के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग किड्स। हालांकि हर राज्य ने कह दिया है इस बार की जो समर वेकेशंस होंगी वो थोड़ा पहले हो जाएंगी। अब तो ऑनलाइन क्लासेस का भी एक ऑप्शन आ गया है, क्या किया जा सकता है? मैम देखिए, जो समर से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। जितना पॉसिबल हो आप डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अगर हमें सनलाइट में जाना ही है तो एटलीस्ट हमारे जो एक्सपोज पार्ट है, स्पेशली सिर है, इसको कवर करके रखें कि डायरेक्ट सनलाइट हमें हिट ना करे। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक दूसरा कि हमारा हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि हमें लिक्विड थोड़े थोड़े लेते रहने चाहिए, और वो भी हमें ट्रेडिशनल लिक्विड, ना कि जो आई एम नॉट गोइंग फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। मेरा मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल में शरबत हो गया, शिकंजी होगी, छाछ हो गया, पानी हो गया, ये जो हमारे ट्रेडिशनल लिक्विड है, ये थोड़ी देर में लेते रहने चाहिए। हमारा हाइड्रेशन अगर अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी जो है उस हीट चेंज को या उस हीट एब्जॉर्प्शन को बहुत बेटरली मैनेज कर पाती है। बिल्कुल। तीसरा, जो कि मैंने वही बताया कि हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। कोशिश करें कि जब हीट वेव ज्यादा चल रही है या जब गर्मी या सूरज बहुत तेज है तो उससे थोड़ा इंडोर में रहने की कोशिश करें, और अगर निकलना है तो कवर होके निकले, वेल हाइड्रेट होके निकले। जी। तीसरा, अगर जो कपड़े हम पहनते हैं गर्मी में स्पेशली, कि थोड़ा लाइट कलर के कपड़े, जैसे अभी सर ने भी बोला था कि व्हाइट कलर भी जो है डेफिनेटली टेम्परेचर में कमी लाता है, तो लाइट कलर के कपड़े और थोड़े ढीले कपड़े पहने, जिससे कि हमारी बॉडी का जो हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म होता है उसको जगह मिल जाती है कि वो हीट को निकालने में इजी रहता है उसके लिए। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है डॉक्टर साहब। कुछ एक पॉइंटर्स आपने बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि लोग अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन जब क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है तो ये बात भी मान के चलिए कि राइट टू कूल अगर आप चाहते हैं तो पहल हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से ही होनी चाहिए। पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो हमें आसपास का वातावरण उतना ही कूल मिलेगा।